बच्चा सिंह, सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 9/11 यानी 11 सितंबर, इस तारीख के लिए तालिबानी आतंकियों और सुपर पावर अमेरिका दोनों ने रिमाइंडर लगाया हुआ है। बस दोनों के मन की भावनाएं अलग अलग हैं, दोनों के लिए कल की तारीख का अलार्म अलग अलग है। तालिबान का टेरर कैबिनेट 20 साल बाद मिली सत्ता का खुलकर जश्न मना सकता है। हालांकि इस जश्न का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा या नहीं होगा, इस पर कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जश्न तो होगा। जबकि अमेरिका निश्चित ही अपने ऊपर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का शोक मनाएगा। जरा सोचिए, जिन आतंकियों ने 9/11 का हमला किया, उन्हें तालिबान ने चुन चुनकर कैबिनेट में जगह दी। अब कल अगर तालिबान अपने आतंक राज को सेलिब्रेट करता है तो अमेरिका सहित दुनिया की तमाम शक्तियों की कितनी किरकिरी होगी। इस आशंका और इसके इर्द गिर्द बुनी हुई कूटनीति को डिकोड करेंगे। अमेरिका का कूटनीतिक तापमान लेने के लिए हमने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जैक तरार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जिस तरह एक वायरल वीडियो में तालिबानी लड़ाके झूला झूलते दिख रहे हैं, उसी तरह अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी अधर में लटकती और झूलती दिख रही है। तालिबान की ठन-ठन गोपाल अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों का हाल भी आपको बताएंगे। सवाल यह है कि कब तक गरीबों को गोली देता रहेगा तालिबान। खबरदार में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें हमारे पास हैं। भारतीय सेना इस समय ड्रोन वाली बॉडी बिल्डिंग करने में जुटी है और आज आपके सामने भारत के कुछ नए ड्रोन्स की ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आने वाली हैं जिन्हें देखकर आपके मन में उत्साह के सैकड़ों ड्रोन उड़ने लगेंगे। आज आपका परिचय स्काई स्ट्राइकर ड्रोन से होगा। दुश्मन के अड्डे में घुसकर आतंक का सफाया करना, कहर मचाना इस ड्रोन को खूब आता है। दूसरी तरफ भारतीय सेना के कार्गो ड्रोन्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आज तक के पास हैं। चीन ने अपने कार्गो ड्रोन्स की वीडियो के जरिए लद्दाख में भारत की तैयारी का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अब चीन के इस माइंड गेम पर भारत का शक्तिशाली जवाब वीडियो सहित सामने आ गया है। आज भारत के कार्गो ड्रोन आपको जरूर देखने चाहिए। इसके अलावा भारत को वो मिसाइल सिस्टम मिल गया है जो 24 मिसाइलों को एक साथ 16 टारगेट्स पर फायर करता है। भारतीय वायुसेना के पहले मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर अब तक की सबसे नजदीकी ग्राउंड रिपोर्ट खबरदार में देखिएगा। आज तक की टीम लगातार ऐसे शुभ खबरों को ट्रैक करती रहती है, लेकिन सबसे पहले बात 9/11 की, क्योंकि कल 9/11 अटैक यानी अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। इस बड़े मौके पर क्या तालिबान ने अमेरिका के जख्म पर नमक छिड़कने का प्लान बना लिया है? कल जब अमेरिका 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर शोक मनाएगा, तब हो सकता है कि तालिबान अफगानिस्तान में 20 साल बाद दोबारा सरकार बनाने का जश्न मनाए। ऐसी खबरें भी हैं कि तालिबान ने 9/11 अटैक की बरसी पर अपनी सरकार के शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर ली है। अगर यह सही है तो तालिबान ने यह प्लान अमेरिका के जख्मों को कुरेदने के लिए ही बनाया होगा। 9/11 अटैक के 20 साल बाद जब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबानियों की सरकार बन रही है, तो वो अपनी खुशी का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए उसी दिन को चुन सकता है जिस दिन अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। दुनिया जानती है कि अमेरिका पर हुआ वो हमला अल-कायदा ने करवाया था और उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार थी। तालिबान ने ही अल-कायदा को संरक्षण दिया था। तालिबान ने पहले अपनी कैबिनेट में अमेरिका के दुश्मन आतंकवादियों को छांट छांट कर अपनी कैबिनेट में जगह दी, और अब 9/11 के लिए जिम्मेदार आतंकवादी अगर अपने मंत्री पद का जश्न 9/11 के दिन ही मनाते हैं तो यह सीधे सीधे अमेरिका को चिढ़ाना और चुनौती देने जैसा होगा। इसमें यह संदेश भी छिपा है कि अब अमेरिका पर दोबारा 9/11 जैसे हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की मजबूरी का आलम देखिए कि वो खतरे को भांप चुका है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। 20 साल पहले सबसे बड़ा आतंकवादी हमला झेलने के बाद अमेरिका ने बदले की कसम खाई थी और अल कायदा को तबाह कर देने के लिए वो अफगानिस्तान में घुस गया था। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. और अब 20 साल बाद अमेरिका जब 9/11 आतंकी हमले की बरसी मनाएगा तो उसे अपने गिरेबान में झांकना होगा कि क्या उसे अफगानिस्तान में वो हासिल हुआ जिसके लिए उसने ये युद्ध छेड़ा था। آقای وزیر، 2 دهه سپری شد. 2 दशक, $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च और हजारों जिंदगियां, क्या इसे ऐसे ही खत्म किया जाना चाहिए था? I think that's a question I'm sure that will be
यही सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे और जिनके जवाब दिए जाएंगे। पहली बात तो यह है कि हम अफगानिस्तान क्यों गए। ये 9/11 के हमले के बाद हुआ। जिन्होंने 9/11 का हमला किया था उन्हें जवाब देना था। हमने अपनी क्षमता के हिसाब से ये सुनिश्चित किया कि अफगानिस्तान से ये दोबारा ऐसा ना कर सके। हमारी ये कोशिश व्यापक पैमाने पर सफल रही है। 1 दशक पहले ही ओसामा बिन लादेन को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। एक संगठन के तौर पर अलकायदा के पास ये क्षमता थी कि वो हम पर या किसी पर हमला कर सके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 9/11 के हमले के बाद हमने इसे सुनिश्चित कर दिया है। हमने वो हासिल किया जो हमारा लक्ष्य था। अमेरिका भले कहता रहे कि उसने अफगानिस्तान में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन असलियत क्या है वो खुद जानता है। असलियत यह है कि 9/11 हमले के बाद तालिबान के चीफ मुल्ला उमर ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिकियों को सौंपने से इनकार कर दिया था। असलियत यह है कि तालिबान ने ही अलकायदा के सरगनाओं को शरण देने की वजह से ही 2 दशक पहले अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया था। हाँ, ये सच है कि इन 20 सालों में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारकर बदला लिया और इन 20 सालों में अमेरिका पर कोई आतंकवादी हमला भी नहीं हुआ। लेकिन ये बीते हुए कल का सच है। भविष्य का सच क्या है ये अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है। How would you rate the likelihood of international terrorist organizations like Al-Qaeda and ISIS regenerating inside of Afghanistan and presenting a threat to our homeland or our allies, given what you see today? I would assess it as medium. I would also say, Senator, that it would take possibly 2 years for them to develop that capability. अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन अगर इतने दावे से कह रहे हैं कि तालिबान के राज में अल कायदा एक बार फिर अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर लेगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान से अमेरिका को एक बार फिर आतंकी हमले का खतरा है। लेकिन अमेरिका की सुपर पावर का तो तालिबान ने फ्यूज ही उड़ा दिया है। Their new acting interior minister is a Haqqani network terrorist. He's wanted for a bombing that killed 6 people, including an American. He's believed to have participated in cross-border attacks against U.S. troops. There's a $10 million bounty on his head. Why are we engaging? Should we not talk to the people who are overseeing Afghanistan and just leave it and not get the rest of the American citizens out? पिछले वर्ष शांति समझौते में तालिबान इस बात पर सहमत हो गया था कि वो अल कायदा या और किसी आतंकवादी संगठन को अपने नियंत्रण वाले इलाके में काम करने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन तालिबान ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। उसने हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। उसने हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी खलील हक्कानी को भी तालिबान सरकार में मंत्री पद से नवाजा है, जो अमेरिका में $50 लाख का इनामी आतंकवादी है। अमेरिका ने जब तालिबान से हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों की सरकार में भर्ती पर नाराजगी जताई तो तालिबान ने 2 टूक शब्दों में अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिला दी। तालिबान ने बयान दिया कि इस्लामिक अमीरात के मंत्रिमंडल और हक्कानी नेटवर्क के परिवार के सदस्यों पर पेंटागन की ये पोजीशन मंजूर नहीं है। हक्कानी परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है और उसका कोई अलग नाम और संगठन नहीं है। अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो तालिबान का मैसेज साफ है, अमेरिका को अगर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देनी है तो ना दे, लेकिन तालिबान सरकार में आतंकवादियों को मान्यता मिलती रहेगी। ये अमेरिका को तालिबान की सॉफ्ट धमकी है और अमेरिका को 9/11 जैसे हमले का डर सता रहा है। We're also concerned by the affiliations and track records of some of those individuals. We understand the Taliban has presented this as a caretaker cabinet. We will judge it and them by its actions to ensure that Afghanistan is not used as a launching pad for terrorist attacks. अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध पर 20 साल में 150 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने अफगान युद्ध में जान गंवाई और बदले में क्या हासिल किया? जिस तालिबान के खिलाफ लड़े उसी को सत्ता सौंपकर चलते बने। 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर अमेरिका को एक बार फिर आतंकवादी हमले का डर सता रहा है। लेकिन क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने अनुभव से कोई सबक लिया? अमेरिका को अफगानिस्तान से क्या सीख लेनी चाहिए, या अफगानिस्तान पर हमला या 20 साल की संलिप्तता से? Well, I think again that's a question that goes back many years. We've seen ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इस सवाल पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होगा। अभी हमारा ध्यान अफगानों की मदद पर है।
अमेरिका को भले ही अफगानिस्तान से अपनी वापसी के सवाल पर विचार करने के लिए और समय चाहिए, लेकिन कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती पर एक बार फिर आतंकवादियों की सरकार बन चुकी है। आज तक ब्यूरो। हो सकता है कि जो बाइडेन अपने देश के नागरिकों को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलकर कोई गलती नहीं की, और हो सकता है कि अमेरिका की जनता उन्हें माफ कर दे। लेकिन अफगानिस्तान की जनता अमेरिका को कभी माफ नहीं करेगी। जिसने अपने स्वार्थ की खातिर उन्हें बेसहारा छोड़ा, अफगानिस्तान की जनता को अब तालिबान की बंदूकों के डर से ज्यादा पेट भर खाना मिलने की चिंता सता रही है, जबकि तालिबान को भुखमरी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान की कोई खास फिक्र नहीं। करने के बाद तालिबानी लड़ाके अपने खाली वक्त में झूला झूल रहे हैं और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अधर में झूल रही है। सौदा मौदा हमने की बस राजू। चोरियां तो गायब हो गई हैं, साथ ही रोटियां भी गायब हो गई हैं। तालिबान सरकार बनाने की खुशी में झूम रहा है और तालिबानी लड़ाके सड़कों पर अफगान महिलाओं पर अपनी मर्दानगी दिखाते घूम रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जनता महंगाई, भुखमरी और गरीबी से जूझ रही है। Billions of assets and donor funds have been frozen by members of the international community. The understandable purpose is to deny these funds to the de facto Taliban administration. The inevitable effect, however, will be a severe economic downturn that could throw many more millions into poverty and hunger. तालिबानी कब्जे में आने और उसकी गोलियों से मरने के बाद अब अफगानिस्तान की जनता भुखमरी से मरने के कगार पर खड़ी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अफगानिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास मौजूद खाद्य पदार्थों का स्टॉक सितंबर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना नामुमकिन है। 5 साल से कम उम्र के आधे बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आ सकते हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान की 1/3 वयस्क आबादी को पर्याप्त खाना तक नसीब नहीं हो सकेगा। अब सवाल यह है कि तालिबान सरकार तो बना लेगा, लेकिन जनता का पेट कैसे भरेगा? देखिए, यूएन का एक पर्पस है सेटअप होने का, सारे विश्व में शांति बनाए रखना और लोगों का वेलफेयर भी। अब जो सिचुएशन आप खुद बोल रहे हैं चरमरा गई है, तो यूएन अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। उसको मालूम है तालिबान कुछ ऐसी चीजें हरकतें कर रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की को मेंटेन करने के लिए, लोगों जो नॉर्मल पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, उनके वेलफेयर के लिए थोड़ा सा यूएन को हाथ खोलना पड़ेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन आतंकवादियों के लिए बंदूक चलाना आसान है, लेकिन सरकार चलाना आतंकियों का काम नहीं है। ये उसे जल्द समझ में आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान तो पहले से ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। हालात इतने खराब हैं कि 6 से 14 साल के हर 4 बच्चों में से एक बच्चा मजदूरी करता है। अफगानिस्तान के 72% लोग प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान की 97% आबादी के साल 2022 तक गरीबी की रेखा के नीचे जाने की आशंका है, लेकिन तालिबान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास सोचने और करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे कि तालिबान राज में महिलाओं को उनकी भूमिका समझाना। एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। ये ऐसा है जैसे आप उसके गले में कुछ डाल दें जिसे वो उठा नहीं सकती। एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। खरबूजे की चॉक शुदा उरे می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه‌ای که چاک شده اون می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم می‌گیریم. तो मतलब साफ है, अफगान जनता चाहे भूख से मरे या गोलियों से, तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अफगानी जनता के बारे में कौन सोचेगा? जाहिर है पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। सार्वजनिक खर्च के लिए अफगानिस्तान को मिलने वाला 75% अंतर्राष्ट्रीय अनुदान अधर में लटका है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में रखे अफगान केंद्रीय बैंक की करीब $9 अरब की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान में आने वाले $45 करोड़ के फंड को रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक $200 मिलियन की मदद मिलने पर ही अफगानिस्तान में हर जरूरतमंद को भोजन दिया जा सकता है। अब दुनिया को तय करना है कि वो पहले तालिबान को सबक सिखाए या अफगानिस्तान की जनता का ख्याल रखे। A modus vivendi must be found, and quickly.
that allows money to flow to Afghanistan to prevent a total breakdown of the economy and social order. Safeguards must be created to ensure that this money is spent where it needs to be spent and not misused by the de facto authorities. The economy must be allowed to breathe for a few more months, giving the Taliban a chance to demonstrate flexibility and a genuine will to do things differently this time. अभी तो सबको हाथ खोल के देना चाहिए अगले 2-3 महीने, ताकि जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनको नुकसान ना पहुंचे। आप ये नहीं दोगे तो फिर ड्रग ट्रेड शुरू हो जाएगा। उसको सर्वाइव तो करना है, इतना बड़ा मुल्क है, 7-8 करोड़ लोग हैं, तो उन्होंने कहीं तो सर्वाइव करना है। किसी तरह तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए नॉर्मल यूटिलिटीज चलाने के लिए, लोगों को की भूखमरी से बचाने के लिए, पानी, बिजली, सारी चीज के लिए पैसा चाहिए। जिस देश की जनता बेरोजगारी के दलदल में फंसी हो, गरीबी से जूझ रही हो, भूखमरी की कगार पर खड़ी हो, उस जनता पर तालिबान अपनी ताकत दिखा रहा है। अभी तालिबान के दिमाग में जीत की खुमारी है और उसकी बंदूकों में गोलियां भी हैं, लेकिन एक दिन ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तब तालिबान भूख से तड़पती अफगान जनता से कैसे लड़ेगा? आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में अमेरिका का 20 वर्षीय मिशन अब ओवर हो चुका है और उसने तालिबान को वॉक ओवर दे दिया है। अब तालिबान जो कुछ भी करेगा उसे रोकने के लिए अमेरिका ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय धमकी देने के। लेकिन सच यह है कि अमेरिका भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि आने वाले वक्त में तालिबान से उसे कितनी कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तर्रार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या अमेरिका सिराजुद्दीन हक्कानी से बात करेगा या फिर जो यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं इस लिस्ट में, क्या आप उनसे बात करेंगे? देखिए, यहाँ पे शायद हम बहुत अगर तफसील में जाएं तो हम यहाँ पूरा दिन गुजार सकते हैं, लेकिन जो अहम बात वो ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि इंगेजमेंट एक तरफ है, यानी कि जो चर्चा आप कर रहे हैं किसी से वो एक अपनी जगह है और जो उसका एक अपनी मकसद है, यानी कि जो चार्टर फ्लाइट्स आ रहे हैं उस पर चर्चा करना वो अलग बात है। और जो फॉर्मल रिकग्निशन है, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन पूरे विश्व में, वो अलग बात है। और मैं ये भी कहूँगा कि हम सिर्फ बैठे हुए नहीं हैं, सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर जुड़ी हुई है। खबरदार के इस हिस्से में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें आपसे शेयर करेंगे और इनका विश्लेषण करेंगे। पड़ोस में अफगानिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा का मुद्दा पहले से भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। भारतीय सेना इस समय ड्रोन युद्ध के लिए अपनी मसल्स बनाने में जुटी है। इसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं। एक तरफ दुश्मन पर जबरदस्त हमला करके कहर बरपाने वाले स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स हैं। ऐसे 100 ड्रोन्स भारत में बनाए जा रहे हैं और अगले साल तक इनकी डिलीवरी होनी है। सीमा पार दुश्मन के अड्डे में घुसकर आतंक का सफाया करना इस ड्रोन को खूब आता है। दूसरी तरफ भारतीय सेना के कार्गो ड्रोन्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। लद्दाख में भारत और चीन के टकराव के बीच चीन ने अपने ड्रोन्स की नुमाइश की थी और प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए भारत पर कटाक्ष किया था कि वो ड्रोन के जरिए अपने सैनिकों तक गर्म भोजन सहित तरह तरह के जरूरी सामान तेजी से पहुंचा सकता है और भारत ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है कि भारत के पास चीन को करारा जवाब देने की क्षमता है। आज भारतीय सेना के कार्गो ड्रोन्स को देखकर आपके अंदर उत्साह के ड्रोन उड़ने लगेंगे, लेकिन पहले स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की बात करते हैं जो शत्रु की लंका में आग लगाने वाला है, आतंकियों के टेंट में भारत की विजय के शोले भड़काने वाला है। सेना का ब्रह्मास्त्र जो घर में घुसकर दुश्मनों को धराशायी कर देगा और कानों कान खबर तक नहीं होगी। न फाइटर प्लेन की जरूरत, न जान दांव पर लगाने का जोखिम, न ऑपरेशन पर भारी भरकम खर्च और हमला उतना ही अचूक, उतना ही असरदार।
यह है भारतीय सेना का हनुमान यानी स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, जो पलक झपकते ही दुश्मनों की सीमा में घुसता है, दुश्मनों के ठिकानों की टोह लेता है और फिर टारगेट पर इतने सटीक तरीके से हिट करता है कि नाकामी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। यह खास तैयारी है पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले टेरर मॉड्यूल को मुंहतोड़ जवाब देने की, जो कि पीओके से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देते रहते हैं। अब पीओके से चलने वाले लॉन्चिंग पैड्स के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन शक्ति स्काई स्ट्राइकर से इन अड्डों को हिट करना बाएं हाथ का खेल होगा। स्ट्राइकर ड्रोन्स भारतीय सेना में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये मेड इन इंडिया है। सबसे बड़ी बात, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड विथ कोलैबोरेशन फ्रॉम इजराइल। दे आर फोर्स मल्टीप्लायर्स एंड अ रियल गेम चेंजर। कंप्लीट ऑटो नेविगेशन, वीडियो ट्रैकिंग, 2 hours होवरिंग कैपेबिलिटी। अगर मिशन अबॉर्ट करना है, अबॉर्ट करके आप उन्हें वापस ले सकते हैं। नहीं तो जहां पे आपने स्ट्राइक करना है वो टोटल प्रिसीजन स्ट्राइकिंग, मैं कहूंगा हवाई सुसाइड बॉम्बर्स। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये ड्रोन दिखते खिलौने जैसे हैं, लेकिन बेहद खतरनाक है। भारतीय सेना को अगले साल तक 100 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का बाहुबल हासिल हो जाएगा। इन ड्रोन का निर्माण भारतीय कंपनी अल्फा डिजाइन कर रही है। सहयोग दे रही है इजरायली कंपनी अल्बीट। इस शुद्ध देसी ड्रोन की मारक क्षमता जबरदस्त है। बीस किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने में सक्षम, 2 घंटे तक आसमान में टारगेट की टोह लेने में सक्षम, पहले से तय टारगेट को तबाह करने में दक्ष, खुद से टारगेट फिक्स करने और हिट करने में निपुण। यानी कि ड्रोन स्काई स्ट्राइकर हरफन मौला है। या तो इसके टारगेट तय करके दीजिए, ये उस पर टूट पड़ेगा, या फिर इसकी ऐसी प्रोग्रामिंग करिए कि ये खुद ही दुश्मनों को सूंघकर उन्हें समाप्त कर देगा। तो सीमा के पार बैठे आतंक के आकाओं के लिए जल्द ही बुरे दिन आने वाले हैं। हिंदुस्तानी ड्रोन स्काई स्ट्राइकर से 24 घंटे में किसी भी वक्त आतंक के अड्डों को हिट किया जा सकता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन में ऐसे एडवांस्ड कैमरे लगे हैं कि रात और दिन मायने नहीं रखते, यानी कि अब चेतावनी का इंतजार नहीं। पीओके में एक्टिव 100 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड पर अब सीधे प्रहार होगा। स्वदेशी निर्मित ड्रोन स्काई स्ट्राइकर की तकनीक इजरायली ड्रोन हेरोप जैसी है। हेरोप क्षमता में 20 जरूर हैं, लेकिन सटीक निशाना और दुश्मनों की टोह लेने में भारतीय स्ट्राइकर का भी कोई जवाब नहीं। दिल्ली से शिवरूर के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रोन वाले मोर्चे पर भारत को अब एक और 11 वाली ताकत मिलने जा रही है। टारगेट पर सीधे चोट करने वाले 100 स्काई स्ट्राइकर अगले साल तक हाथ में आ जाएंगे, तो लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में रसद और हथियार पहुंचाने वाले कार्गो ड्रोन्स का भी ट्रायल चल रहा है। सेना ने 48 कार्गो ड्रोन्स की खरीद का ऑर्डर दिया है। ये वो ड्रोन हैं जो सेना के लिए सुपर मददगार साबित होंगे। लड़ाके ईंट का जवाब पत्थरों से दे रहे थे, तो चीन प्रोपेगेंडा वार बढ़ा रहा था। वो इस वीडियो से हमारी खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये साबित करने में लगा था कि ड्रोन शक्ति में उसका कोई सानी नहीं। चीन ने इस वीडियो को वायरल करवाया। ये बताया कि खून जमा देने वाली ठंड में भी चीनी सेना को गर्मा गर्म खाना मिल रहा था, लेकिन भारत के जवान मौसम की मार से जूझ रहे थे। चीन ने हिमाकत दिखाई, हमने उसे ताकत बना लिया। चीन ने भारत को ड्रोन पावर दिखाया, हमने इसे रास्ता बना लिया। भारत ने इरादा किया, योजना बनाई और ड्रोन से जवाब तैयार हो गया। आ गया 100% स्वदेशी कार्गो ड्रोन, जो लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों का काल बनेगा।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं टीम ड्रोन में नई एंट्री कार्गो ड्रोन की, जिन्हें MR-20 नाम दिया गया है। वो मोर्चे जहां भयंकर सर्दी पड़ती है और जवानों के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है, MR-20 सेना की ताकत को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला साबित होगा। सर्वगुण संपन्न इस ड्रोन की खासियतों पर जरा गौर फरमाइए। MR-20 से खाना, राशन, ईंधन, हथियार, गोला बारूद, मेडिकल सामान, चाहे जो मर्जी आप जहां चाहे पहुंचा दें। इनके जरिए दुर्गम और पहाड़ी लोकेशंस पर तैनात टुकड़ी को रसद और असलहा दोनों पहुंचाया जा सकता है। न हेलीकॉप्टर से भेजने का खर्च, न पायलट को फ्रंट लाइन तक भेजने का खतरा। ये जो ड्रोन्स हैं, ये देयर इज ट्रेमेंडस पैराडाइम शिफ्ट इन लॉजिस्टिक सस्टेनेंस। 20 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, चाहे वो दवाइयां हो, एमिनेशन हो, खाने का सामान हो, बैटरीज हो, जो आप चाहें ऐसे आप किसी भी वक्त आप भेजने की काबिलियत रखते हैं। जब हेलीकॉप्टर्स फ्लाई ना कर रहे हो क्योंकि मौसम खराब है या समय इजाजत नहीं देता है उनको, तो आप इस कार्गो ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये ड्रोन सेना को हासिल हो गए तो समझ लीजिए आसमान में एक नया सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। अभी 48 ड्रोन की खरीद की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द ये ड्रोन देश की सेवा के लिए हाजिर होंगे। बस यूं समझ लीजिए कि ड्रोन वाले मोर्चे पर अब तहलका मचने वाला है। इस कार्गो ड्रोन की बड़ी खासियत यह है कि ये ग्रुप में ऑपरेट कर सकते हैं, यानी एक साथ कई ड्रोन को किसी मिशन पर भेजा जा सकता है, जहां ये एक दूसरे के संपर्क में होंगे और ज्वाइंट ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने ड्रोन की अहमियत को तेजी से समझा। जम्मू में एयरबेस पर हमले की साजिश के बाद भारतीय सेना भी ड्रोन के इस्तेमाल पर तेजी से काम कर रही है। दिल्ली से शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की ड्रोन शक्ति वाली जरूरतें पूरी करने के साथ साथ दुश्मन के ड्रोन को ठिकाने लगाने की तैयारी भी जरूरी है। सेना ने कई भारतीय कंपनियों को काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यानी CUAS के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। बहुत कम समय में मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए 300 करोड़ रुपए के सौदे हुए। इन सिस्टम्स के जरिए सेना को सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों तरह की क्षमताएं मिलेंगी। सॉफ्ट किल का मतलब है सीमा पार करने वाले ड्रोन को जैम कर देना ताकि वो बेकार हो जाए, और हार्ड किल का मतलब होता है हमला करके ड्रोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। भारतीय वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम का जो लेटेस्ट ऑर्डर दिया है वो 155 करोड़ रुपए का है। हैदराबाद की जेन टेक्नोलॉजीज को इसकी सप्लाई 1 साल के अंदर पूरी करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह सिस्टम ड्रोन को डिटेक्ट करता है, फिर उसकी पहचान करता है। इस सिस्टम के कैमरे लगातार ड्रोन को ट्रैक करते हैं, यानी पूरी निगरानी रखी जा सकती है, और फिर जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम एक कमांड पर सिग्नल जैम करके ड्रोन को बेकार कर देता है। इस सौदे से ठीक पहले नौसेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह सिस्टम तुरंत ही छोटे आकार के ड्रोन्स को पकड़ लेता है और लेजर के जरिए इन्हें मार गिराता है। भविष्य में एयरफोर्स 10 एंटी ड्रोन सिस्टम चाहती है जिनमें लेजर हथियार हो ताकि हमलावर ड्रोन को तुरंत नष्ट किया जा सके। DRDO भी अपनी एंटी ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा है। वहीं प्राइवेट कंपनियां भी कुछ नए ऑप्शंस दे रही हैं। जैसे हैदराबाद की एक कंपनी ने ड्रोन से सुरक्षा करने वाला एक अदृश्य आसमानी कवच तैयार किया। इसका नाम है इंद्रजाल। कुल मिलाकर यह है भारत की एंटी ड्रोन तैयारियां। भारतीय वायुसेना के पास ये कितनी उसकी ताकत बढ़ाने वाली प्रणाली आ गई है, उसे देखकर यकीनन हर एक भारतवासी को गर्व होगा। छोटे से ब्रेक के लिए भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के साइड इफेक्ट से बाहर निकलने लगी है। जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल जुलाई के मुकाबले 11.5% की बढ़ोतरी हुई। NSO के आंकड़े के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10.5%, माइनिंग में 19.5% और पावर जनरेशन में 11.1% का उछाल आया। जुलाई 2020 में औद्योगिक उत्पादन 10.5% गिरा था, लेकिन इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक फेमस